नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। महासंग्राम में स्वागत है आपका। और आज महासंग्राम अयोध्या से। जी हां, मौका बहुत खास है और इसलिए महासंग्राम का आज का एपिसोड अयोध्या से सीधे आप देख रहे हैं। चलिए अयोध्या से सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनपुरी की, जहां पर मुलायम सिंह यादव, दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, अपनी जीत के दावे कर रही हैं। लेकिन यहां पर मामले को रोचक बना दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, क्योंकि बीजेपी के जयवीर सिंह के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है और यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी की बीजेपी की तैयारी है, जिसमें मदद कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो मैनपुरी के सियासी गणित को अयोध्या से समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सैफई परिवार की सबसे हॉट सीट, जहां समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव और बीजेपी से जयवीर सिंह आमने सामने हैं। दोनों के बीच दिलचस्प फाइट है और कोशिश यादव मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान उनके साथ अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव मौजूद रहे। नामांकन से पहले डिंपल अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पहुंची और पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। डिंपल यादव ने न सिर्फ परंपरागत सीट पर मुलायम सिंह के नाम जनता को संदेश देने की कोशिश की, बल्कि डिंपल यादव ने अपने पैतृक मंदिर में पूजा अर्चना कर स्वर्ण वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्र वासियों को, आज दुर्गा अष्टमी है, उसकी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि माँ का आशीर्वाद तो है ही और साथ में क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ मुझे मिलेगा। तो दूसरी तरफ अखिलेश के गढ़ में यादव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को जिम्मा सौंपा है। दरअसल मैनपुरी सीट के समीकरण को समझे तो यहाँ पिछड़ी जातियों की बहुलता है। सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं। यादव वोटर्स की संख्या 3,05,000 है। राजपूत वोटर्स की संख्या 1,50,000 है। शाक्य वोटर्स की संख्या 1,60,000 है। ब्राह्मण वोटर 1,20,000 के करीब हैं और मुस्लिम वोटर भी करीब 1 लाख है। ऐसे में मैनपुरी के समीकरण और बीजेपी के मोहन ने अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है। मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्साह उमंग के साथ सभी वर्ग, क्या यादव समाज या बाकी समाज, सब मिलकर के भाजपा के पक्ष में एक हवा चल रही माननीय मोदी जी को लेकर के। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारी बहुमत के साथ यूपी मैनपुरी सहित सभी सीट जीतेगी। पूरे देश में 400 पार, हमारे अपने प्रदेश में 29 की 29 पार, आपके उत्तर प्रदेश में 80 की 80 पार, ये सारी की सारी सीटें जीतेंगे। इस क्षेत्र ने 3 लाख के लगभग वोटों से और ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में जिताया था। ये चुनाव ऐतिहासिक वोटों से फिर जीतने जा रहे हैं। इसी में मैनपुरी का मान सम्मान बढ़ेगा। नेताजी का क्षेत्र रहा और यहाँ की जनता हमेशा समाजवादियों के प्रति लगाव रखती है। जो कुछ विकास आज भी दिखाई दे रहा है वो सब समाजवादियों का है। बीजेपी के पास अपने बताने को कुछ नहीं है और अगर बताने को होता तो होर्डिंग लग गए होते। खैर, मैनपुरी का मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। जहां बीजेपी के लिए मैनपुरी साख का सवाल है तो समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल, क्योंकि एक तरफ सीट बचाने की टेंशन तो दूसरी तरफ सीट पर कब्जे का प्रेशर, जिस पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैनपुरी के समीकरण को तो आपने समझ लिया। अब मैनपुरी के रण पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव का क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। जयवीर
किस स्थिति में देखते हैं यहाँ पर? वो कहते हैं हमने चौतरफा विकास कराया और इस बार हमारी भारी जीत होगी। हर जगह बता रहे हमारी तस्वीरें कहीं दिखा विकास, कहीं सड़क बनाई हो, कुछ किया हो, कहीं पर भी बताओ, एक भी सड़क बनाई हो, एक भी पुल बनाया हो, कुछ भी नहीं किया है। इन्हें चौराहे पे जरूर मूर्ति। इस बार कितनी बड़ी जीत आप समझ बड़ी जीत? बड़ी जीत, अब की बात तो कम से कम 5 लाख की जीत यहाँ होना। ठीक है, ऐतिहासिक जीत होगी समाजवादी पार्टी की, और बीजेपी के लोगों का कहीं अता पता नहीं चलेगा। न केवल मैनपुरी तो पहले भी नहीं कभी पता चला, मैनपुरी लोगों ने तो कभी बीजेपी का खाता खुलने भी नहीं दिया। मैनपुरी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के पक्ष में न केवल लहरें बल्कि पूरे देश में सरकार बदलेगी बीजेपी की और इंडिया गठबंधन की आएगी। देखिए, पहले चरण का चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर से लेकर शामली तक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एक तरफ वो राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, अयोध्या के विकास की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार का पूरे प्रदेश में किस तरह से फायदा लोगों को मिला है उसका भी जिक्र कर रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हमारे आराध्य को अपनी जन्मभूमि के लिए भी प्रमाण देना पड़ा। और बहनों और भाइयों, ये संकट हम सबके सामने किसी ने पैदा किया, तो इस संकट का नाम है, इस समस्या का नाम ही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इन्होंने हम सबके सामने संकट पैदा किया, हमारी आस्था को इन्होंने संकटग्रस्त करने का प्रयास किया। और चलिए अब बात कर लेते हैं उस फैक्टर की जिसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ साथ बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। ये फैक्टर है बीएसपी का फैक्टर। जी हां, मायावती ने, बहन जी ने चुन चुनकर ऐसे कैंडिडेट्स उतारे हैं, खासकर उन जगहों पर जो परेशानी आईएनडीआईए गठबंधन की भी बढ़ाने वाली सीटें हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, तो वहीं पर कई सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के गणित को मायावती बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। आपको एक रिपोर्ट दी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। वहीं बसपा इस बार के लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में है, लिहाजा इस बार उसके टिकट वितरण की रणनीति ने सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष में भी खलबली मचा दी है। दरअसल अभी तक बसपा ने 56 कैंडिडेट घोषित किए हैं, जिसमें 14 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। मायावती की प्लानिंग न सिर्फ 2019 में मिली 10 सीटों पर जीत को बरकरार रखने की है, वहीं कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का खेल खराब करने की भी कोशिश मानी जा रही है। मैनपुरी में डिम्पल के सामने बीएसपी से शिव यादव, बदायूं में आदित्य यादव के खिलाफ मुस्लिम खां, बलिया में बीजेपी प्रत्याशी नीरज के सामने लल्लन सिंह, डुमरियागंज में बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका के सामने ख्वाजा शमसुद्दीन, सुल्तानपुर में बीजेपी सांसद मेनका गांधी के सामने उदराज वर्मा। यानी न सिर्फ समाजवादी पार्टी के खिलाफ बल्कि बीएसपी ने बीजेपी के खिलाफ भी सोच समझकर प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। समाजवादी पार्टी को संकट में डाल दिया है। जैसे आप देखिए कि मैनपुरी से उन्होंने यादव प्रत्याशी उतार दिया है, बदायूं से मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया। इसी तरह कई सीटों पे की मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार के सबसे बड़ा संकट जो करने जा रही है वो जो इंडी गठबंधन है उसके साथ ही मायावती करने जा रही है। लेकिन जहां जहां पे ब्राह्मण कैंडिडेट हैं वहां पे या अगड़ी जाति के कैंडिडेट हैं वहां पे ऐसा नहीं कि केवल समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, कई सीटों पे जो नुकसान है वो बीजेपी को भी होगा। मायावती की मायावी चाल से सपा कांग्रेस ही नहीं बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई है। बसपा ने कई सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतार दिए हैं जिनसे बीजेपी के खेमे में भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट्स के सामने मुस्लिम
जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है, तो बीजेपी के सवर्ण, ओबीसी और दलित कैंडिडेट के सामने उसी के मुकाबले के प्रत्याशी उतारे हैं, जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, ये तो समीकरणों की बात हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, पीएम मोदी रामनवमी का जिक्र कर रहे हैं हर जगह पर। तो अयोध्या के कुछ रंग भी आपको दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में लोग देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे एक शख्स इस वक्त हमारे साथ है। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह हिंदू है। मैं पुष्कर से रहने वाला हूँ, राजस्थान से, और पूरा देश राम में हो रहा है। आप राजस्थान से आए हैं, यहाँ घूमने आए हैं या? हम वैसे पूरे तीर्थ तो पूरे इंडिया घूमता रहता हूँ, धार्मिक यात्रा करता रहता हूँ मैं। तो रामनवमी पे आए हैं? हाँ, रामनवमी पे। ये तीर धनुष और गदा ये धर्म की रक्षा के लिए लोगों को एक उद्देश्य भी देते हैं, इसलिए कि धर्म की रक्षा के लिए ये रखना भी जरूरी है। इससे कुछ ज्ञान भी सीखने को। ये पीतल का है? पीतल का है। ये वही धनुष तो नहीं है जिसे राम जी ने? मैडम, ये राम जी का, ये बजरंगबली जी का है गदा। ये धर्म की सनातन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। कितने दिन यहाँ ठहरे? अब 5-6 दिन और रुकेंगे, या फिर घूमने आगे निकल जाएंगे फिर केदारनाथ। अच्छा लग रहा है? राम की नगरी में मन रम रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। पूरे देश का माहौल ही अच्छा हो। राजनीतिक बात करूँ तो पूरे देश में है, मोदी ले रहे हो रही है की बार। राम में पूरा देश रमा हुआ है। देखिए, ये एक श्रद्धालु हैं, राजस्थान से यहाँ पर आए हैं और अभी 4-5 दिन रुकेंगे। जो बात ये कह रहे हैं, बीजेपी की नेता अपर्णा यादव भी यही बात कह रही हैं। आज वो रामपुर में थी, वहाँ पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और जब उनसे न्यूज़ 18 ने बात की तो उन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 400 पार का नारा जो बीजेपी ने दिया है, उस नारे को अपर्णा यादव ने दोहराया है। सुनते हैं अपर्णा यादव और क्या कह रही हैं। लोकसभा का चुनाव जो है, सभी लोग अपना जनमत का अधिकार का प्रयोग करें और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तिबारा प्रधानमंत्री का आज बहुत अच्छा शुभ दिन है, अष्टमी का दिन है और हम सभी भारत के वासी शक्ति उपासक हैं। तो मैं सबसे कहूँगी और अपील करूँगी कि प्रधानमंत्री जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाएं। आज डिम्पल यादव नामांकन कर रही है, क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है भाई, नामांकन तो करेगा ही आदमी जब चुनाव के लिए जाएगा। अच्छा, आपका कई बार जिक्र चला है पार्टी से, बीजेपी से चुनाव लड़ने का, लेकिन बार बार रह जाता है, क्यों? अब ये तो भैया पार्टी बताएगी, बट अगर पार्टी हमें भेज रही है तो पार्टी के दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। अपर्णा यादव पार्टी के साथ है और जो पार्टी कह रही है मैं पार्टी का काम कर रही हूँ। अच्छा, ये बताइए, रामपुर से हमारे यहाँ पार्टी में सभी को जो है एक अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाती है और सभी कार्यकर्ताओं को, जितने हमारे भाई खड़े हुए हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सब होगा। अच्छा, रामपुर में देखा जाए समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने मौलाना मोहम्मद नदवी को उतारा है। जो आदमी फूल नहीं चढ़ा सकता बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति पर, उनकी जयंती पर, वो व्यक्ति क्या चुनाव लड़ेगा, क्या संविधान का जो है सम्मान करेगा? उसकी सोच पर लिखित होती है कि किस प्रकार का व्यक्ति है। मैं तो ये कहूँगी कि उनके नाम के आगे नदवी है, उनकी पदवी भी ना चली जाए बाबा साहब का, जब इस तरह से सम्मान नहीं कर पाते। अखिलेश यादव जी ने आजम खान के कहने के बावजूद भी अपने प्रत्याशी दूसरे उतारे, आजम खान के प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया, क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने जो है ठीक ही तो किया। जो आदमी जो है जेल में हो उसकी बात नहीं सुनी, जेल में व्यक्ति की बात क्यों सुनना चाहिए? वो अपने दुराचारी उसके लिए हैं जेल में, तो ठीक है। अच्छा, रामपुर आई है, क्या अपील करना चाहेंगे? रामपुर आई है, क्या अपील करना चाहेंगे? रामपुर की जनता से मैं तो पूरे देश के लिए भी कह रही हूँ, रामपुर की जनता से यही कहूँगी कि राम पहले हैं, उसके बाद बाकी सारे काम हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। पिछले मैनिफेस्टो में उन्होंने जितने वादे किए वो सब वादे पूरे किए और आज भी निरंतर 365 दिन 24 घंटे जो व्यक्ति अपने क्षेत्र से लेकर के पैदल निकल जा रहा हो अपने वाराणसी क्षेत्र में, तो हमारे, मैं कहूँगी हर माता हर बहन के वो पुत्र के रूप में, भाई के रूप में खड़े हैं सभी बहनों के साथ में। बहनों का यह दायित्व है कि वह उनको जिता करके भेजें और भाई तो जिता ही देंगे। गठबंधन को लेके क्या कहेंगे? अरे गठबंधन कुछ नहीं है।
तो अपर्णा यादव बीजेपी के 400 पार के नारे को दोहरा रही हैं, तो दूसरी तरफ जौनपुर से बीएसपी ने कल एक बड़ा फैसला ले लिया। श्रीकला सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। श्रीकला सिंह बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी हैं, वो अब बीएसपी के टिकट पे चुनाव मैदान में हैं और वो दावे कर रही हैं कि वही जीतने वाली हैं। तो श्रीकला सिंह को भी सुन लेते हैं। आपको बसपा से प्रत्याशी चुना गया, सबसे पहले तो कैसा महसूस हो रहा है? आप पहली बार लोकसभा इलेक्शंस कंटेस्ट करने जा रही हैं और क्या स्ट्रेटजी लेके इस बार चुनाव में उतरी? पहला हम बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि जौनपुर की जिम्मेदार हमारे ऊपर है अभी, और बहन जी का आशीर्वाद मिले हैं और इसमें हम बहुत बहुत खुश हैं। और इस तरीके से जौनपुर में भी मेरा जो परिवार है, सब लोग, जनता है, बहुत बहुत खुश है इसको लेकर, और सब लोग भी बहन जी को बहुत धन्यवाद। आपका नाम जब से ऐलान हुआ है तब से राजनीतिक गलियारे में हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि मुकाबला न सिर्फ त्रिकोणीय हुआ है बल्कि दिलचस्प भी हो गया, क्योंकि आपके हस्बैंड का एक वोटर बेस है, स्ट्रॉन्ग वोटर बेस है, जिसका कहा जा रहा है कि आपको सीधे सीधे फ़ायदा मिलने वाला है। ये तो जैसा आप बता रहे हैं, धनंजय जी ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स से जौनपुर में लोगों के लिए काम करते हैं, और उनका जो एक पर्सनल वोट बैंक भी है उधर, वैसा बहुत लोगों के वो बहुत हेल्प किए हैं, तो इसीलिए बहुत लोग उधर उनको मसीहा मानते हैं। एंड आई एम श्योर सबका आशीर्वाद हमको मिलेंगे और सब लोग हमारा साथ देंगे, ताकि हम ये चुनाव जीतकर उन लोगों के फिर से हम सेवा कर सकते हैं। महासंग्राम में रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे हमारे साथ।